शोभना जी, देखिए ये राजघाट पे जो महात्मा गांधी की समाधि है उसको गेंदे के फूलों से कितनी खूबसूरती से सजाया गया, कितना खूबसूरत। और पीछे उनका मैसेज भी दिखाई दे रहा है और प्रॉपर कैमरा की फ्रेम है, माई लाइफ इज़ माई मैसेज महात्मा गांधी। और ये बताता है कि गांधी कितने बड़े ब्रांड है। सीधे प्रणय के पास चलते हैं। प्रणय बताइए, आप तो दुनिया भर में घूमे हैं, दुनिया भर से रिपोर्टिंग की है, गांधी G20 के हर देश में है और यहाँ तक कि चीन और पाकिस्तान में भी। बिल्कुल, इसीलिए हम बात कर रहे हैं दीपक जी कि गांधी किस तरीके से एक आइकॉनिक ब्रांड है। और आपने अभी वो तस्वीर देखी होगी अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं असोमनी, वो किस तरीके से गर्मजोशी के साथ गले मिले गांधी समाधि के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब उनका आमना सामना हुआ। और कितनी गर्मजोशी, निश्चित रूप से ये एक धन्यवाद का कहा जा सकता है जिस तरीके से अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता हुई है G20 के अंदर, और उसको लेकर जिस तरीके से अफ्रीकन यूनियन या अफ्रीका के जो करीब 50 से ज़्यादा देश हैं, 54 देश हैं, उनके बीच में खुशी है। और गांधी का अफ्रीका से संबंध रहा है, भारत से रिश्ता है, और दुनिया के तमाम G20 मुल्कों में अगर एक ब्रांडिंग और आइकन की बात की जाए तो सभी जो G20 के देश हैं वहां पर गांधी प्रतिमा है, कहीं गांधी रोड्स हैं, कहीं गांधी स्ट्रीट हैं। और ये गांधी का जो आइकनाइजेशन है, ये गांधी का जो ब्रांड है, ये ब्रांड भारत को अपनी पहचान को बताने के अंदर भी काफी कारगर और काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सोच समझ के गांधी प्रतिमा का, ये जो गांधी समाधि का जो कार्यक्रम है वो शायद तय किया होगा G20 के इस कार्यक्रम के साथ में, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में जो वैश्विक मुद्दे हैं, वैश्विक शांति है, स्थिरता और स्थायित्व है, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनको आधार पर कहा जा सकता है कि गांधी सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। और इतने दशकों बाद आज भी गांधी प्रासंगिक नजर आते हैं, खासतौर पर वैश्विक शांति के मुद्दे पर, अहिंसा के मुद्दे पर। वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरीके से ब्रांड गांधी की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, आप राजनयिक रहे हैं, तमाम विदेशी मेहमानों को आप यहां तक लेकर आए होंगे। आज आपको लगता है कि इस G20 के आयोजन में इस वेन्यू को चुना जाना भारत सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, ये एक अलग अहमियत देगा इस ब्रांड को? शोभना जी, ये मेरे से पूछा जा रहा है? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल के लिए। मैं साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में 4 साल कॉन्सुल जनरल रह चुका हूं। तो जो गांधी जी का सम्मान है साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में खासतौर पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। और जो आपने पहले प्रश्न पूछा कि मेहमानों का यहाँ पर लेकर के आना उनके लिए एक खास जगह रखता है। पहली बात तो ये है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक भारत में जब भी विदेशी मेहमान, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति किसी भी देश के जब ये ऑफिशियल यात्रा पर आते हैं, चाहे मल्टीलैटरल संदर्भ में हो या बायलैटरल, तो राजघाट पर फूल चढ़ाना एक अनिवार्य उनका एक प्रोग्राम में हिस्सा होता है। ये हमेशा होता है। ये तो ये हमारे लिए भी एक दिखाने का मौका है कि हमारे जो राष्ट्रपिता है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी स्वतंत्रता का, हम जो भारतीय हैं उसका कितना इंपॉर्टेंट और अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश, मैं बात करूंगा साउथ अफ्रीका की, अगर आप मेरे को थोड़ा मौका दें। मंडेला, जल्दी से खत्म कर ले क्योंकि मुझे तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए बयान करनी है। जी, मंडेला ट्रूडो आ चुके हैं, जो साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके मन में उनका जो पूरा फिलॉसफी थी वो गांधी से इंस्पायर्ड थी। और वहां पर जो टॉल्स्टॉय आश्रम था, हर साल 2 अक्टूबर पर वो टॉल्स्टॉय आश्रम में जोहानिसबर्ग के पास, वहां पर खास कीर्तन हुआ करता था। तो ये थी स्थिति महात्मा गांधी की साउथ अफ्रीका ये सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं, दुनिया के तमाम वो देश जहां पर गांधी जी की मूर्ति है, वहां पर एक गांधी स्मृति जिस तरीके से मौजूद है, कोई भी भारतीय नेता जब जाता है तो जरूर पुष्पांजलि करता है। आज तमाम जो विदेशी नेता हैं भारत की धरती पर मौजूद है, देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। हालांकि वो आए हैं G20 का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक प्रोटोकॉल है। जब भी कोई विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत आएगा तो वो जरूर प्रोटोकॉल के चलते हुए गांधी स्मृति जाएगा। लेकिन आज इस गांधी स्मृति पर तमाम विदेशी नेताओं का पहुंचना कहीं ना कहीं हम भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को बहुत भावुक कर रहा है, क्योंकि ये जो ब्रांड गांधी है, इसी ब्रांड गांधी ने हमें एक नई पहचान, हमें नई जिसे कहा जाए आजादी दी है। और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को आज देश जरूर याद कर रहा है कि उन्हीं की वजह से आज भारत यहां पहुंचा है। विशाल पांडे का मैं एक बार फटाफट रुक कर लेती हूँ। विशाल, आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है G20 का की ये जो बैठक है जिसका थीम जो है वो वन फ्यूचर है, वो कितने बजे शुरू हो जाएगी?
देखिए शोभना जी, राजघाट के बाद ये सभी जो G20 के नेता हैं वो भारत मंडपम आएंगे और सुबह 10:30 बजे वन फ्यूचर, जिस थीम पर आज ये आखिरी दिन और समापन का दिन है G20 शिखर सम्मेलन का, वन फ्यूचर थीम पर इसमें चर्चा होगी और लगभग दोपहर 12:30 बजे तक यह मीटिंग चलेगी और उसके बाद G20 शिखर सम्मेलन का समापन कहा जा सकता है, क्योंकि 12:30 बजे के बाद जो तमाम दुनिया भर के नेता यहाँ पर मौजूद हैं वो एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं और उसके बाद अपने अपने देशों के लिए रवाना होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही, जो दूसरे दिन आमतौर पर होता है, वो हमने पहले दिन ही तस्वीर देख ली कि किस तरह से न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन यहाँ पर आम सहमति से जारी हुआ है। और इसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी बात, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन G20 का सदस्य बन गया है, तो भारत ने पहले ही दिन 3 सबसे बड़ी उपलब्धि ली है। 2 मैंने आपको बताई, तीसरा जो लिस्ट के माध्यम से एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने का ऐलान हुआ है अमेरिका, सऊदी अरब, भारत, इटली, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में। तो ये अपने आप में चीन को काफी परेशान करने वाली खबर है। तो ये कहा जा सकता है G20 शिखर सम्मेलन से भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख पूरी दुनिया को दिखाई है, अपनी विश्वसनीयता दिखाई है कि भारत में सभी देशों को भरोसा है और इसीलिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन भारत लाने में सफल रहा है। अफ्रीकन यूनियन यानी ग्लोबल साउथ की आवाज भारत बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लीड किया। तो तीसरी तरफ रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी कॉरिडोर की घोषणा कर चीन जैसे देशों की चिंता जरूर बढ़ा दी गई है। ठीक है, प्रणय के पास चलता हूं। प्रणय, मुझे बताइए, भारत ने हमेशा कहा है कि यूनाइटेड नेशंस में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, यानी शांति और अहिंसा का देश है। कल जिस तरह से यूक्रेन युद्ध के बारे में 5 बार मेंशन किया गया, जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया है उसके अंदर, इसके अलावा ये भी कहा गया कि किसी भी देश को परमाणु हथियारों की धमकी नहीं देना चाहिए, मानवीय त्रासदी बिल्कुल गलत है, युद्ध से पूरी दुनिया को विकास में रुकावट आई है। क्या आपको लगता है भारत एक पहल कर सकता है इस रेजोल्यूशन के बाद? यूक्रेन से भी बराबर के संबंध है, रूस से भी हमारे बेहतर संबंध है, ऐसे में क्या भारत कोई पहल करता हुआ दिखाई देता है? क्या इस तरह के कुछ संकेत मिल पाए हैं बिटवीन द लाइंस अपने सूत्रों से? देखिए दीपक जी, ये बड़ा सवाल है और बड़ा सवाल इस लिहाज से है क्योंकि काफ़ी समय से लोगों को ऐसा लग रहा है, यहाँ तक कि दुनिया के कई नेताओं ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन संकट कोई खत्म करा सकता है, मैक्सिको के राष्ट्रपति आए नहीं, लेकिन वो तो खुलकर अपने यहाँ ये कह चुके हैं कि एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव हो, उसमें दलाई लामा हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, और वो कमेटी जो है वो विश्व शांति की इस पहल को करे और साथ ही रूस यूक्रेन संकट को खत्म करे। हालांकि जहाँ तक रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान का मामला है या इसके अंदर किसी पहल का मामला है, भारत पहले ये ऑफर कर चुका है कि अगर किसी तरीके की कोई जरूरत होती है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीधे सीधे ये ऑफर दिया था कि यदि ऐसा कुछ संभव है तो प्रधानमंत्री मोदी पर्सनली भी इसके अंदर प्रयास करने के लिए तैयार हैं और साथ ही भारत एक देश के तौर पर तमाम वो संकल्प के साथ तैयार है जिससे कि ये युद्ध खत्म हो सके। साथ ही उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ समरकंद की मुलाकात के अंदर करीब 1 घंटा उनकी वो मुलाकात चली थी और उस मुलाकात के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था उस मुलाकात के दौरान कि ये युद्ध का समय नहीं है। उसका जो रेजोनेंस था, उसकी जो प्रतिनिधित्व ध्वनि थी दीपक जी, वो दुनिया की कई राजधानियों के अंदर सुनाई दी गई थी। और आप देखिए कि बीते 2 साल से अगर हम बात करें तो लगातार ये जो न केवल ये युद्ध का संकट चल रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने समरकंद में जो बात कही थी वो बाली के G20 डिक्लेरेशन के अंदर उसको जगह मिली और साथ ही नई दिल्ली का जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर भी प्रमुखता से इस चीज को जगह दी गई। यानी पूरी दुनिया ये मानती है कि वैश्विक रूप से ये एक स्वीकृति है कि ये वाकई में युद्ध का काल नहीं है, क्योंकि इस युद्ध का जो दुष्प्रभाव है दुनिया के तमाम मुल्कों पर पड़ रहा है, दुनिया में कई चीजें इससे प्रभावित हो रही हैं और इसे खत्म कराया जाना चाहिए। लेकिन प्रयास का जहां तक सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से भी कई बार बात हुई है और भारत के अच्छे संबंध हैं और यहां तक कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी जब ये सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि हम भारत के साथ अपने विचार साझा करते रहे हैं इस मामले को लेकर और जो हमारा व्यू पॉइंट है वो भारत अच्छी तरीके से जानता है। जी न्यूज़